कुचामन सिटी के पास एक छोटे से गांव चांदपुरा के अंदर आज हम खड़े हैं। साथियों, ये है धर्मचंद जी भगत, जिन्होंने अभी 102वीं रैंक प्राप्त की है। ये भाई कंटिन्यू 9-10 साल से तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है। मेरे को एक बात बताओ, मुझे जब मैं आपके रूम में आया मैंने देखा यार इतनी सी किताब से आप आरएस बन गए। और 10वीं में भी ये सरकारी स्कूल में टॉपर रहा था और एलआईसी के एग्ज़ाम में भी राजस्थान में इसका दूसरा नंबर था। धर्मचंद जी भगत, अच्छा रविवार को आपका अवकाश रहता था। ऐसा बंदा है कि एक नौकरी लग गई, लेकिन इसको जो जुनून था कि मेरे को ये चीज़ बनना है, उसके लिए इसने इस लेवल पे मेहनत करी कि अपनी पशुपालन की सेवाएं देते हुए इसने साथ साथ में जो तैयारी करी हम देखते थे। तो ये जब ज्वाइनिंग करने आए थे तो ऐसे लग रहा था कि ये इस जॉब के लायक शायद नहीं है। मतलब एक सरकारी स्कूल से गांव की इस पृष्ठभूमि से निकल करके अपनी मेहनत के बलबूते पे आज कोई इस मुकाम पे पहुंचा है। नमस्कार साथियों, कुचामन सिटी के पास एक छोटे से गांव चांदपुरा के अंदर आज हम खड़े हैं और यहाँ से धर्मचंद भगत, जिन्होंने आरएस के अंदर 102वीं रैंक लेकर के आसपास के क्षेत्र में अपना नाम किया है, आसपास के क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान में अपना नाम किया है। और आप देख सकते हैं आसपास इस तरीके के गांव के परिदृश्य से एकदम निकल करके और अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पे पहुंचे। आज हम उनके घर पे आए हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। ये उनका घर है और अभी हम जा रहे हैं उनके पास और स्वागत सत्कार करते हैं। सबसे पहले राम राम साहब। तो साथियों, ये है धर्मचंद जी भगत, जिन्होंने अभी 102वीं रैंक प्राप्त की है और हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम राजस्थानी साफा पहना करके इनका स्वागत करेंगे और कैसा लग रहा है आपको आरएस बन करके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। एक माहौल है वो चारों तरफ खुशनुमा हो चुका है। चलो फिर मुंह मीठा करवा देते हैं थोड़ा सा। बाकी सबको मिठाई। तो आपने जो अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की, जी सर। एक गांव का ये माहौल है। जी सर। आप शुरू से देख रहे हैं, 10वीं तक शायद स्कूलिंग आपकी सरकारी से ही हुई है पूरी, या 12वीं तक? जी सर, 10वीं तक सरकारी में हुई है। जी जी सर। उसके बाद गांव में साइंस है नहीं? जी सर। इसलिए आपको बाहर जाना पड़ा? शहर में जाना पड़ा। जी सर। मतलब एक सरकारी स्कूल से गांव की इस पृष्ठभूमि से निकल करके अपनी मेहनत के बलबूते पे आज कोई इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आपने मतलब ये जो अपनी जर्नी शुरू की है और इन ऊंचाइयों को छू लिया है। जी सर। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे ये एक शुरुआत है। जी सर। और इसे शुरुआत मानेंगे, आगे आने वाले टाइम पे और तरक्की करेंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के आज लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं। जी सर। और आप पशुधन सहायक की पोस्ट पे थे, जी तो सर। वो आपसे मोटिवेट होकर के आने वाले टाइम पे तैयारी करेंगे। जी सर। तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे कि आप कहाँ रह करके अपने घर में, जो आप बता रहे हैं कि एक स्टडी रूम था जॉब से आने के बाद, क्योंकि मैंने स्टाफ से मैंने भी बात की थी, मैं भी पशुपालन विभाग से ही हूँ। जी सर। उन्होंने बताया कि ये डेली रेगुलर अपने टाइम पे ड्यूटी पे आते थे और टाइम होने से पहले वहाँ से निकलते नहीं थे। तो इसका मतलब ड्यूटी प्रॉपर करना और उसके बाद आकर के अपनी स्टडी करना। तो हम वो इनका स्टडी रूम देखना चाहेंगे अब कि कहाँ बैठ करके ये स्टडी करते थे और किस तरीके से इनके नोट्स थे। तो चलिए हमारे को वो स्टडी रूम दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपने नोट्स बनाए और कैसे तैयारी की। ठीक है सर। आओ। तो साथियों, हम आ चुके हैं इनके स्टडी रूम में और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी जो तैयारी, अपने नोट्स जो बनाए हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या नोट्स है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने एनसीईआरटी बुक्स रखी हुई है और करंट अफेयर्स की है क्या? ये उत्कर्ष वाली करंट अफेयर्स की है। और ये नोट्स आपके हैंड रिटन वाले बताइए थोड़े से। जी सर, देखिए पूरा इको सर्वे के जो डाटा है मेन जो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कृषि की योजना है तो कृषि की योजनाएं लिख रखी है, इधर पशुपालन की है, इधर ग्रामीण विकास है। मतलब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ साथियों, मात्र इन्होंने 4-5 पन्नों में अपने पूरे ये नोट्स जो है ख़त्म कर दिए। सिर्फ 4 और 5 पन्नों में अपने नोट्स ख़त्म कर दिए। सर डिवीजन के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आगे के जो नोट्स है वो भी आपने। और मेरे को एक बात बताओ, मुझे जब मैं आपके रूम में आया मैंने देखा यार इतनी सी किताब से आप आरएस बन गए। जी सर, मैंने जो सोर्स है वो लिमिटेड रखा और जो कुछ भी पढ़ा वही नोट्स में समेट के रख लिया, ताकि मैं लास्ट में और से ज़्यादा रिवीजन कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूं।
मतलब ये जितने भी जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि वो अननेसेसरी इस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, उस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, उसी को समेटने में लगे रहते हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स उत्कर्ष का, और उसके अलावा जितनी भी आपको एनसीईआरटी बुक्स आपको दिखाई दे रही है, और ये वाला स्पाइरल बाइंडिंग इतना बड़ा, ये किस चीज़ का है? ये सर पूरी नोट्स है, अगर आप देख सकते हो तो ये लिखा हुआ है अलग से, फिर इन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं सर। अच्छा, मतलब पहले आपने जब तैयारी की तो उन्हीं से फिर आपने मेन क्रीम निकाल के अलग कर दी, ताकि रिवीजन में आसानी रहे। अच्छा, ये पशुपालन का फर्क है कि आपको पशुपालन आता था तो क्रीम निकालना आता था आपको। तो देखिए साथियों, इन्होंने मतलब जो बड़ा मोटा रजिस्टर था उसको 4-5 पन्नों में ऐसे समेट के रख दिया, और वो अंतिम समय में बार बार रिवीजन, यानी कि आप कितना मैटर पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप उसको कितनी बार पढ़ते हैं, कितना रिवीजन उसे देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये थी धर्मचंद जी की मातृभूमि, और इसमें आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा बाहर का एक बार नज़ारा आपको फिर से दिखा देते हैं कि फिर उसके बाद ये इनकी मातृभूमि है। अब हम आपको लेके चलेंगे कुचामन सिटी, इनकी कर्म भूमि, जहाँ पे ये अपनी जॉब कर रहे थे। और ये देख सकते हैं यहाँ आप माहौल यहाँ का। तो जब से रिजल्ट आया उसको लेकर के आपके आसपास में कैसा माहौल है अड़ोस पड़ोस में? सर चारों तरफ खुशी का माहौल है, और अब जब मैं धरातल से निकला हूँ और इस पद को प्राप्त किया है, तो आसपास के जो भी तैयारी करने वाले युवा है वो भी प्रेरित हुए हैं, और इन्होंने भी ये लक्ष्य बना लिया है कि हम भी एक बार तो आरएस की तैयारी करेंगे ही। मतलब आसपास ऐसा हो गया कि अब कुछ करे ना करे आरएस की तैयारी जरूर करनी जी सर, जरूर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और हम देख रहे हैं कि आपके घर पे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बढ़िया मेहनत करो और ऐसी ही सफलता हासिल करो, ताकि आपके घर पे भी ऐसे ही लोग आए बधाइयाँ देने वाले। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। धर्मा कैसा है? धर्मा बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं काफ़ी सारे संख्या में, और यहाँ पे लगातार बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। बातचीत करते हैं। बधाइयों का सिलसिला कब से जारी है? मतलब जब रिजल्ट आया उस टाइम से। आप धर्मचंद जी के पिताजी, कैसी मेहनत, ये बचपन से कैसा था? मतलब बढ़िया था, होशियार था, मतलब बचपन से ही मेहनत करने वाला लड़का था। किसके मतलब लेबर बने बाद बता किसके बाद में तैयारी करो आगे। एक अपन गांव से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो माता पिता के दिमाग में एक डर रहता है कि नंबर कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आई का, और कैसा आपको उस टाइम लगता था? मतलब था नंबर आएगा या नहीं आएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि आगे इनका क्या होगा, एक टेंशन होती थी। जब इनका एलएसए में सिलेक्शन हो गया उसके बाद थोड़ा मतलब हुआ, तब आपको लगा कि ये कुछ कर सकता है, महसूस हुआ कि किसके बाद मतलब उसने मुझको मेहनत करो आगे आरएस मिलने। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब परिवार का साथ रहता है, अक्सर ये स्टूडेंट्स के सामने ये दिक्कत आती है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं कई बार हौसला टूटता है, और उस हौसला टूटने के बावजूद वो लगे रहते हैं, क्योंकि पहले एग्ज़ाम में सफलता कभी नहीं मिलती है, या किसी को मिल जाए वो एक बात अलग है, लेकिन मोस्टली क्या है, लगातार कई बार प्रयास करना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। और मैं मानता हूँ ये इनकी ज़िंदगी की शुरुआत है, आगे इसको और ऊंचाइयों पे अभी इनको लेकर के जाना है, और गांव का और परिवार का नाम रोशन करना है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देख रहा हूँ आगे, भाई आगे और बढ़ो, और छोटे दूसरे बच्चे और उनको मतलब प्रेरणा मिले। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये धर्मचंद शुरुआत से ही मेधावी छात्र रहा है, और 10वीं में भी ये सरकारी स्कूल में टॉपर रहा था, और एलएसए के एग्ज़ाम में भी राजस्थान में इसका दूसरा नंबर था, और शुरुआत से ही बहुत अच्छा लड़का है, और इसका आईक्यू भी बहुत अच्छा है। मैं कई बार इनको अखबार की न्यूज़ पूछता था तो ये आसानी से आराम से अच्छा बताता था। मतलब गांव के बच्चे का सिलेक्शन होना ये गांव वालों के लिए कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है गाँव। और इससे आने वाले बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलेगा? आने वाले बच्चे इससे शिक्षा लेंगे कि हम भी इसको देखा देखी में पढ़ाई करें, आगे बढ़ेंगे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और पशुपालन विभाग से भी है यहाँ कोई? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कि आपका साथी यहाँ पे चयनित हुआ है, और उसको देख के आपके डिपार्टमेंट में क्या माहौल है? देखिए सर, मैं खुद पशुपालन में भाई के साथ ही लगा हुआ हूँ। भाई की 3री रैंक थी, मेरी 7वीं रैंक थी। ये भाई कंटिन्यू 9-10 साल से तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है। मेरे को जब भी मिलता था मैं भाई को बोलता था, यार तू पढ़, तू कुछ कर सकता आगे। अब मेरे को खुद को ऐसा लगता है तू कुछ कर सकता है, हम फील्ड देख लेंगे। मैं यही बोलता था कि भाई देख, फील्ड वाला काम तो हम कर लेंगे, तू अपना वो देख।
और वास्तव में बहुत मेहनती लड़का है। और मेरे को पूरी उम्मीद थी, इसकी पिछले साल भी 598 के आसपास रैंक थी, तो मैंने ये थोड़ा मायूस हो रहा था। मैं जब भी मिलता था मैंने तो उसको यही कहा, भाई तू बहुत आगे जाएगा, थोड़ी मेहनत तो तेरे को और लगेगी अभी। तो इस बार इसने बहुत अच्छी रैंक हासिल की, 102वीं। सब खुश है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत खुश है। हमारे डिपार्टमेंट कुचामन से पहला बंदा है जो आरएस पढ़ा है। तो मतलब कुल मिला के एक तरीके से मैं कहूँ कि इनको सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, गांव मतलब जो आस पड़ोस में है सब माहौल वातावरण अच्छा मिला, और सपोर्टिव दोस्त मिल गए, तो उसी तरीके से डिपार्टमेंट में पूरा सपोर्ट उस तरीके से आगे बढ़ पाएँ और आगे तरक्की करते रहेंगे। आप इसने ड्यूटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, ड्यूटी भी अपने टाइम से टाइम की है और पूरा ईमानदारी से पढ़ाई की है, तभी देखो आज उत्कर्ष का साथ मिला बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इतना आगे बढ़ गया भाई। और इसके साथ ही अब आप आने वाली जनरेशन जो है, जैसे कि अपन एक मान के चलते, जैसे कोई पशुधन सहायक है या कोई पशु चिकित्सक है या फिर कोई पशु परिचर है, वो भी आने वाले टाइम में आरएस में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। देखिए, आपको कुचामन जिले से कम मेरे को आगे वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें उम्मीद है कि कम से कम 10 सिलेक्शन होंगे, और मैं तो खुद उत्कर्ष के नोट्स खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई से एक बार बात की थी मैंने, तो इन्होंने बोला कि उत्कर्ष वास्तव में बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छा गाइडेंस है उसके अंदर, इसलिए आप उत्कर्ष ही ज्वाइन करना। अब मैं तो इससे बातें करता रहता हूँ, वैसे भी 15-20 दिन से मिलते रहते हैं, तो मिलते हैं, एक परिवार की तरह ही है अपना, ऐसा कोई है नहीं। मतलब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले टाइम में जो पशुपालन विभाग है उसमें भी एक खुशी की लहर है, और वहाँ से भी बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है आरएस की तरफ है, और कि आने जो लड़के हैं वो तैयारी में जुटेंगे और आने वाले टाइम में बेहतरीन सफलता भी देंगे। आपको कम से कम 10 सिलेक्शन देखने को मिलेंगे यहाँ आसपास के क्षेत्र में, कुचामन के क्षेत्र में। अगली साल धर्मचंद खुद भी बातें बताता रहता है कि भाई इस हिसाब से मेहनत करो, इंटरव्यू में इस हिसाब से अंक मिलेंगे, ये सब, इसलिए बहुत अच्छा है। अब सब खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं, गांव वाले भी खुश हैं, पंचायत वाले भी, तो और भी अब कुचामन का पशुपालन विभाग है वो भी बहुत सपोर्टिव रहा है इसके लिए, तो सबका धन्यवाद है इसके सिलेक्शन के साथ ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम धर्मचंद जी से कह रहे हैं कि ये थी आपकी मातृभूमि, अब हम कर्म भूमि आपकी कहाँ पे है वहाँ पे प्रस्थान करना चाहेंगे। जी सर, कुचामन में मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैंने 6 साल तक ज्वाइनिंग की है, नौकरी की है। मतलब वहाँ पे 6 साल से कंटिन्यू आप कार्यरत हैं। जी सर, कंटिन्यू 6 साल से कार्यरत हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके वहाँ उस लोकेशन पे जाकर के हॉस्पिटल में, कि गांव वाले कह रहे हैं आपने बेहतरीन काम किया है, रेगुलर गए, वहाँ जाके हॉस्पिटल में हकीकत पता चलेगी कि आप सच में रेगुलर वहाँ रहे हैं कि नहीं है। तो वहाँ चलते हैं और आपकी कर्म भूमि पे हम प्रस्थान करते हैं। तो साथियों, हम मातृभूमि से कर्म भूमि आ चुके हैं धर्मचंद जी की, और चलिए देखते हैं क्या नज़ारा है। ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने 6 साल तक जॉब की है। ये एक पशु चिकित्सालय है कुचामन सिटी का, और जहाँ पे जॉब करने के बाद इन्होंने एक डेडिकेटेड तरीके से अपनी तैयारी को पूरा भरपूर समय देते हुए अपनी तैयारी की। और यहाँ हॉस्पिटल का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, वेटनरी हॉस्पिटल्स के ऐसे नज़ारे आमतौर पे कम ही देखने को मिलते हैं। कितना व्यवस्थित, एकदम साफ़ सुथरा कैंपस है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से नज़र आएगा आपको। आपकी ड्यूटी किस में थी? जी सर, मेरी मोबाइल। अच्छा, ये मोबाइल यूनिट का है इधर, और ये वो LN2 जार पड़े हैं। अच्छा, इधर ऊपर ऑफिस है सर। हाँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे धर्मचंद जी भगत। अच्छा, रविवार को आपका अवकाश रहता था, इसका मतलब रविवार के दिन आप ज़्यादा पढ़ाई करते थे। चलिए, तो आते हैं ऑफिस में, मिलते हैं इनके साथियों से और इनके सीनियर डॉक्टरों से। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है आपके डिपार्टमेंट से एक आरएस अधिकारी बने हैं? देखो, पशुपालन विभाग से अगर हमारा बंदा एक आरएस की ऊंचाइयों को छुआ है तो बहुत ही अच्छा, हमारा दिल गदगद हो रहा है, और डिपार्टमेंट का नाम भी 7वें आसमान में दर्ज हुआ है। और मैं तो चाहूँगा भी जो भी डिपार्टमेंट के और भी न्यू कमर्स भी पशु परिचर आए हैं और जो LSI आए हैं और जो भी VO भी है, उनको भी इससे एक मोटिवेट होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट का नाम और 7वें आसमान में जाए। मतलब आने वाली जो युवा जनरेशन है उसको आप एक साफ शब्दों में अपने वेटनरियंस के लिए, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा है, मैंने भी ये नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं एक नीट का मलाल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हम नीट नहीं निकाल पाए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कोप की तरफ जा सकते हैं। इसके नज़रिए से आप इसे क्या देखते हैं? सर, बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, नीट के मैं भी 10 साल तक इसी सफ़र करके आया हूँ। मैं तो मेरे बच्चों को भी नीट की तरफ अग्रसर नहीं होने दे रहा हूँ। बच्ची अभी 11th क्लास के अंदर आई है, उसको भी साइंस बैकग्राउंड दिलवा के और उसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट दिलवा के और एडमिनिस्ट्रेशन में भेजने का पूरा मोटो बना रखा है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा स्कोप रहेगा। नीट की बजाय, भीड़ की बजाय आप एडमिनिस्ट्रेशन जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि भेड़ चाल जाने की बजाय आप अपने नए स्कोप्स ढूंढ सकते हैं। और एक धर्मचंद जी से पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो स्टाफ आप यहाँ पे देख रहे हैं,
स्टाफ का इस जर्नी में आपके साथ क्या सपोर्ट रहा और किस तरीके से मोटिवेशन यहाँ पे आपको लगातार मिलता रहा, 2 लाइन उसके बारे में बताइए। जी सर, पहले जैसे सर का भी काफ़ी सारा रहा। इससे पहले डॉक्टर विशाल सिंह जी थे इंचार्ज, उनका भी काफ़ी योगदान रहा जी। इसके अलावा तमाम जो साथीगण हैं, साथियों से भी अपन मुलाकात कर लेते हैं। आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रदीप कुमार, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। जी, सीनियर वेटनरी ऑफिसर। आपने इनका व्यवहार यहाँ पे देखा होगा, किस तरीके से? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, सबके साथ मिलनसार है और मतलब हर तरीके से ना कोऑपरेटिव भी है, अच्छा व्यवहार है, सबसे मिलजुल के हंस के बोलते हैं, सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, ये तुम हमारे तो फ्रेंड, मेरे मित्र हैं, हम तो साथ सहकर्मी रहे हुए हैं 6-7 साल से। बहुत अच्छा है, शुरू से डेडिकेशन था इनका सिविल सेवा। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं हॉस्पिटल में और कब से इनको देख रहे हैं? आपके हिसाब से थोड़ा सा कुछ अपने जो विचार व्यक्त कीजिए इस मामले में। मैं यहाँ कुचामन सिटी में पिछले 7-8 महीने से कार्यरत हूँ। मैं लगातार भगत को ऐसे देख रहा हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा बंदा है कि एक नौकरी लग गई, लेकिन इसको जो जुनून था कि मेरे को ये चीज़ बनना है, उसके लिए इसने इस लेवल पे मेहनत करी कि अपनी पशुपालन की सेवाएं देते हुए इसने साथ साथ में जो तैयारी करी। हम देखते थे, ये अपने नोट्स बनाते थे, जिस लेवल की तैयारी करते थे हम लोगों से डिस्कस करते थे। बहुत ज़बरदस्त जुनून था इनके अंदर, और उस जुनून में इन्होंने पिछली बार भी RS क्रैक करी थी, इस बार फिर क्रैक करी और बहुत शानदार सफलता मिली है। तो हमें सब लोगों को इनसे प्रेरणा मिल रही है, लेकिन हमारा अलग अब राह जा चुकी है। लेकिन हम जो नए आने वाले हमारे जूनियर्स हैं, चाहे वो पशु परिचर हैं, पशुधन सहायक हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप धर्मचंद भगत की तरह अपने जोश और जुनून से ये तैयारी करते हो तो आपको ये मुकाम हासिल होगा, 100% हासिल होगा। और अपना व्यवहार उस लेवल का, आज जैसे धर्मचंद भगत का जो व्यवहार है, इतना शानदार व्यवहार है, इस ज़िले के अंदर काबिल तारीफ इंसानों की कैटेगरी में ये बंदा आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब का ये बंदा है, ये आगे चल के राजस्थान में बहुत अच्छी सेवाएं देगा। और इसी के साथ में हम धर्मचंद को भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम सारे स्टाफ साथी, इनके पशुपालन परिवार के जो साथी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा एक भाई आज उस मुकाम पे पहुंच गया। हम सबको प्रेरणा मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो इनको। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं, अपना परिचय भी थोड़ा दे दीजिए। मैं डॉक्टर लोकेंद्र झांग पशु चिकित्सा अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ अभी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। और यहाँ इस करंट लोकेशन में मैं पिछले 7-8 महीने से कार्यरत हूँ। तो और धर्मचंद भगत के साथ में भी मैं 7-8 महीने से संपर्क में हूँ, देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मेहनती और जुनूनी आदमी है। आप क्या कहेंगे धर्मचंद जी के बारे में? मैं जितेंद्र चौधरी, सहायक प्रोग्रामर पशुपालन विभाग कुचामन सिटी। मैं पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं पिछले 5 साल से धर्म जी को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये RS के लिए, उसमें लगन और निष्ठा से जो तैयारी कर रहे हैं उसको देख रहा हूँ। ये बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। जिस टाइप से इन्होंने मतलब अपनी तैयारी करने में डेडिकेशन दिखाया है, उसी टाइप का डेडिकेशन ये अपने पशु चिकित्सा सेवाओं में भी दिखाते हैं। और इनकी जो सफलता है वो निश्चय ही बहुत बड़ी कामयाबी है किसान परिवार के पुत्र के लिए। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो साथियों, ये धर्मचंद जी का स्टाफ था। आप इनके साथ आए। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश भगत है, मैं इनका भतीजा हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं। तो आपके चाचा जी सिलेक्ट हुए, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही खुशी हो रही है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। हमारे गांव से पहले ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो साथियों, ये पूरा स्टाफ आपका हॉस्पिटल का यहाँ पे था और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। शुरू से ही लगता था कि ये ज़रूर, ये मतलब कि पिछली बार मतलब कि रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो मुझे तो लग रहा था कि ये इस बार ज़रूर क्रैक करेगा और अच्छी रैंक मिलेगी। बिल्कुल, इन्होंने भी बताया था कि पिछली बार थोड़ी रैंक कम थी तो एक बार निराश भी हुए, लेकिन स्टाफ के साथियों ने बहुत मोटिवेट किया। आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा, धर्मचंद भगत को मैं पिछले 8 सालों से जानता हूँ और इसकी ज्वाइनिंग हुई थी जब मैं यहीं पोस्टेड था। तो ये जब ज्वाइनिंग करने आए थे तो ये ऐसे लग रहा था कि ये इस जॉब के लायक शायद नहीं है। और इन्होंने अपना 8 साल से लगातार प्रयास करते रहे। इन्होंने RS भी दी और भी एग्ज़ाम दिए, ये सफल भी हुए, परंतु सफलता थोड़ा सा समय मांगती है और उस समय को आज हमने सबने देख भी लिया। और इनकी लगन, मेहनत, इनकी सहनशीलता, जो लगता था कि नहीं ये
एक आरएस के लायक ही हैं, ये प्रशासनिक सेवा के लायक ही हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे पूरा ये लगता है कि ये जब फील्ड में जाएंगे तो आम आदमी की जो समस्या है उसका बहुत अच्छी तरीके से उसका निराकरण करेंगे और अपने पद का हमेशा सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इनकी शैली में लगता है मेरे को। एक चीज़ मैंने ये देखा है कि लगातार जो अपना पशुपालन विभाग है, मैं भी इसी विभाग से बिलोंग करता हूँ, और इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जैसे सेलेक्ट तो पहले भी हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त इनकी जो एक रैंक और इस टाइम पे एक करेक्ट टाइम हम कह सकते हैं इसको कि एक नए बदलाव की ओर इसमें जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहा है और आने वाले टाइम में बहुत सारे युवा जो है इससे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो पशुधन सहायक हो, चाहे वेटनरी ऑफिसर हो, सब एक परिवार की तरह जो यहाँ हम रहते हैं पशुपालन में, वो सब यहाँ पे एक साथ इसमें मोटिवेट होंगे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो आप कह रहे हैं एकदम सही है। अब नज़रिया बहुत चेंज होता जा रहा है। पहले अप्रोच नहीं थी, जैसे अब आप उत्कर्ष से हो तो पहले ऐसे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं थे। दूर शिक्षा की जो एक सोच थी, आदमियों को जयपुर जाना पड़ता था, जोधपुर जाना पड़ता था, कोटा जाना पड़ता था। अब आजकल जैसे आपके ऐप वगैरह लॉन्च हो गए, इजीली शिक्षा अवेलेबल हो गई, तो वो अप्रोचेबल बहुत जल्दी हो गई। पहले अप्रोच नहीं थी और अब अवेयरनेस भी खूब बढ़ गई है। सरकार भी अवेयरनेस कर रही है, आप लोग भी अवेयरनेस कर रहे हैं। कुछ जो हैं आसपास का जो वातावरण होता है वो उसको मोटिवेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो जनरेशन है ये अलग तरीके की तरफ जा रही है। ये नहीं कि एक जॉब पे सीमित हो गई है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बोली डॉक्टर साहब। तो अब धर्मचंद जी से हम जानते हैं, आपने सबसे पहले अपनी जो जर्नी शुरू करी, मतलब कि एक कोई भी स्टूडेंट होता है आज एक आरएस अधिकारी बन जाता है, हम कहते हैं कि साहब यहाँ से तैयारी की वो की, हम पूरी जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं स्कूल का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से शुरू की थी? सर मैंने 8वीं तक जो अपने गांव है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपुरा से की है जी। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल श्रीकांतपुरा से 10th तक। वो जो आपके शुरुआती स्कूल थे वो कैसे थे, मतलब कैसा माहौल था पढ़ाई का वहाँ? बढ़िया टीचर थे और जो बेसिक्स है वो वहीं से क्लियर हुए हैं। अगर आज मेरे को थोड़ी सी मैथ में दिक्कत आ रही है तो जो मैंने बेसिक्स क्लियर किया वहाँ पे, उनका बहुत बड़ा योगदान है सबके। और उसके बाद में आप मतलब बायोलॉजी लेते हैं और कहीं ना कहीं आपका एक विचार आता है कि मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ। ये डिप्लोमा का विचार खुद से आया या किसी ने गाइड किया था? सर जैसे गांव में देखते हैं कि पशु का ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, तो सर मैं एक बार इमित पर आया था 12वीं करने के बाद, तो देखा था कि जो डिप्लोमा का विज्ञापन है वो लगा हुआ था। उसको देखते हुए मैंने फॉर्म लगा दिया और मुझे से गवर्नमेंट कॉलेज बसी मिल गई और वहाँ पे फीस थी नहीं और एडमिशन ले लिया और इसी के साथ मेरा डिप्लोमा भी हो गया था। और साथ में सर वैकेंसी आ गई थी 2018 में, तो उस वैकेंसी में एग्ज़ाम दिया और मैंने क्लियर किया सर। और 2018 वाली वैकेंसी में आपकी कौन सी रैंक थी एलएसए में? सर 3rd रैंक थी। उसमें आपकी 3rd रैंक थी? जी सर। कहाँ आपने कोई प्लेटफॉर्म यूज किया या फिर सेल्फ स्टडी करी थी 2018 में? सर 18 में केवल मैं एक ही कोचिंग का नाम जानता था, वो थे उत्कर्ष। तो जोधपुर में जाके ऑफलाइन कोचिंग ली 2 महीने और फिर से घर आ गया था और सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, उस टाइम ही आप जुड़े हुए थे? जी सर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जैसे आपने मान लीजिए एलएसए पूरा हो गया, आपकी 2018 की जर्नी, उसके बाद आगे कैसे रहा आपका सफ़र? सर 2019 में पूरा काम सीखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके। कहाँ पे? राजकीय प्राथमिक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय 5वां में। उसके बाद भी फरवरी 2020 में ज्वाइनिंग मिल गई। वहाँ गोविंद राम जी थे शायद? जी सर, गोविंद राम जी का भी काफ़ी योगदान रहा। और उसके बाद भी सर फरवरी 2020 में ज्वाइनिंग मिल गई और सर फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या आपने बचपन से कभी आरएस का ड्रीम देखा था या यहाँ ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका आरएस की तरफ रुझान हो गया एकदम से? क्योंकि आमतौर पे अपन देखते हैं अपने इसमें आने के बाद सब बैग उठा करके फील्ड की तरफ दौड़ते हैं। आपके माइंड में ये नहीं आया कि मैं भी फील्ड में जाऊँ, थोड़ा मतलब इनकम कर लूँ, ऐसा कोई विचार नहीं आया? जी सर, जब शुरुआत मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी, जब मैं बड़े अधिकारी को यहाँ देखता था तो मुझे भी लगता था कि कुछ ना कुछ बनना है आगे। और ये फील्ड को लेकर तो मेरे को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि परिवार के अलावा पड़ोसी समाज के द्वारा भी, कि इसको कुछ आता नहीं है, ये ऑफिस जाता है बस। लेकिन मैंने मेरी तैयारी को जारी रखा। मतलब ये तो ऑफिस बॉय बन के रह गया, अपना ऑफिस का काम करता है। और हमारे क्योंकि गांव में जब तक वेटनेरियन उनके घर पे नहीं जाता है, जी सर, घर पे मतलब जा करके इलाज नहीं करेगा तब तक उसे वेटनेरियन मानते ही नहीं है वो सर, चाहे ऑफिस में कितनी बड़ी सर्जरी करके आ जाए। जी सर। जी, तो उसके बाद आगे क्या रहा? आगे सर यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। उसके बाद में ग्रेजुएशन के रूप में बीए का प्राइवेट फॉर्म लगा दिया। 2021 की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई। मेरे एक दोस्त ने बोला कि ग्रेजुएशन तो नहीं है लेकिन एग्ज़ाम देना है, और मेरा इंटरपोल भी हुआ। इसी तरह आरएस प्री 2021 आ गई थी, वो प्री क्लियर हो गई थी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। 2022 से मैंने फिर आरएस को लक्ष्य बना के स्पष्ट तैयारी की।
मैं देख रहा हूँ आपका पूरा जो स्टाफ अभी यहाँ पर हमारे सामने बैठा हुआ है, यहाँ से पूरे डॉक्टर साहब और जितने भी आपका स्टाफ है, इस जर्नी में आपको स्टाफ की तरफ से कोई तकलीफ झेलनी पड़ी किसी भी प्रकार की, या फिर सपोर्ट मिला? जी सर, मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिला विभाग की तरफ से। हमेशा मेरे प्रति जो शॉप पे कॉर्नर रहा, और कभी भी सर के द्वारा भी, चाहे छुट्टियों को लेकर हो या किसी भी कार्य को लेकर हो, परेशान नहीं किया गया। कभी आपको मतलब कोई परेशानी नहीं हुई? जैसे आपने मतलब कभी भी आपको कोई मतलब सीएल करना हो, कुछ भी कोई कभी दिक्कत आई नहीं? कभी दिक्कत नहीं। अक्सर ऐसा लगता है कि कोई ऊंचाई छू रहा है तो परेशान करते हैं जी, लेकिन आपको बहुत अच्छा स्टाफ मिला, कोऑपरेटिव स्टाफ मिला। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पशुपालन विभाग के साथ ही राजस्थान में पूरे में जो देख रहे हैं, उनके लिए एक कुचामन सिटी से एक अनूठी मिसाल यहाँ पे स्टाफ ने पेश करी है कि उन्होंने अपने साथी को मोटिवेट किया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और धर्मचंद जी, आप बता रहे थे 2021 में आपने एसआई वगैरह का जो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपकी जो आगे की जर्नी थी उसको हम सुनेंगे थोड़ा सा। जी सर। 2022 से मैंने स्पेशल आरएस को लक्ष्य बना के तैयारी स्टार्ट की। ड्यूटी के साथ साथ ही अगर यहाँ टाइम मिल जाता था न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, और ड्यूटी के बाद में घर जाके सेल्फ स्टडी करना, और परिवार का भी काफ़ी योगदान रहा। जी। 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने सोचा कि पहली बार मुझे टॉप करना है, लेकिन संयोगवश नहीं हो पाया। सामने चॉइस की वैकेंसी थी। जब रिजल्ट आया 23 का तो 598 रैंक थी। थोड़ा निराश ज़रूर हुआ, लेकिन फिर इंटरव्यू की तैयारी की और परिणाम। मतलब वो फेज कैसा था जब आप अपने आप को एक ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं आरएस में टॉप करूंगा, और एक तरफ दूसरी तरफ आप 598 रैंक, और आप जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि ओबीसी में उसमें कुछ भी अलॉट नहीं होता है, तो एक तरीके से हम कहें कि मान लीजिए कि एक असफलता अपने लिए वो थी। जी सर। तो वो फेज आपके लिए कैसा था? मतलब आपके लिए, क्योंकि हर विद्यार्थी मैक्सिमम देखो सफल तो कुछ ही विद्यार्थी होते हैं। जी सर। ऐसे लाखों विद्यार्थी अभी आपको देखेंगे जो असफल होते हैं किसी ना किसी फेज पे। उस फेज से आपने अपने आप को रिकवर कैसे किया और नए एग्जाम के लिए कैसे तैयार किया? जी सर, जब रिजल्ट आया तो मेरे सामने 598 रैंक आई, तो मैं थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन वहाँ मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं विफलता को लेकर रहूँ या मेरे पास इंटरव्यू सामने था। तो परिवार ने भी कहा कोई ना, आपकी बार अच्छी आ जाएगी। तो जैसे ही इंटरव्यू की डेट आई, मैं छुट्टी लेकर विदाउट पे रहकर जयपुर गया, और 2 टाइम मैंने वहाँ पर तैयारी की, और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले, और इसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने हूँ। मतलब कुल मिलाकर के आपने अपनी जो असफलताएं थी उनका रोना नहीं रो करके आपने आगे बढ़ना उचित समझा, और आपने अपनी सफलता का मुकाम जो है वो प्राप्त किया। तो ये सभी के लिए एक अच्छी बात है कि जिसमें आप जिंदगी में किसी ना किसी कदम पे असफल होते हैं, और उस असफलता का रोना नहीं रो करके एक नए तरीके से नई शुरुआत करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप निश्चित ही तौर पे सफल होते हैं। और इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की तरफ से भी।